नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसे वैश्विक आर्थिक मंदी कहा जाता है, जिसे वैश्विक आर्थिक महामंदी भी कहा जाता है कई कई जगह। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके बारे में इस टॉपिक के बारे में हम कुछ इनके बारे में जैसे कि कारण पढ़ेंगे, दूर करने के उपाय भी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में एक परिणाम या समीक्षा टाइप का एक छोटा सा रोल सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कारण की बात करते हैं। आर्थिक मंदी के कारण क्या क्या थे। सबसे पहला तो है व्यापार चक्र का परिणाम। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मंदी को व्यापार चक्र का एक स्वाभाविक परिणाम माना। इनके अनुसार एक निश्चित अवधि में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव आता है। मांग में कमी से आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं। 1929 की मंदी भी इसी प्रकार का व्यापार चक्र का परिणाम थी। दूसरा है विश्व व्यापार से उत्पन्न स्थितियाँ। क्या क्या मतलब स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। युद्ध के समय जब सैन्य आवश्यकताओं की मांग बढ़ती है तो उससे संबंधित उद्योग धंधों का विस्तार होता है, किंतु युद्ध समाप्ति के बाद यह स्थिति नहीं रहती और मांग में कमी आती है। ऐसे में मंदी को की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे अमेरिका का गृह युद्ध हो या फ्रांस प्रशा का युद्ध रहा हो। युद्ध के पश्चात आर्थिक स्थिति मंदी देखी ही जाती है। ज़्यादातर जहाँ भी देखें आर्थिक मंदी ही देखी जाती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में विश्व उलझा हुआ था, अतः मंदी का स्वरूप भी वैश्विक रहा। युद्ध काल में जब श्रम की कमी हुई तो इसकी पूर्ति के क्रम में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। अतः युद्ध के पश्चात श्रम की आपूर्ति बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई और लोगों की क्रय शक्ति में कमी आई। आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई और मंदी की स्थितियां सामने आ गई। अब अगले वाले पर चलते हैं, जो कि आर्थिक राष्ट्रवाद। विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों ने आर्थिक राष्ट्रीयता की नीति अपनाई। वस्तुतः यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने ऋण का भुगतान करने के लिए अपने उत्पादन का अधिक निर्यात किया। दूसरी तरफ आर्थिक नीति पर चलते हुए अपने आयातों पर प्रतिबंध लगाया। इसी क्रम में सीमा शुल्क में वृद्धि की गई। इससे आयात सीमित हो गया। फलतः विश्व व्यापार असंतुलित हो गया। इसका परिणाम आर्थिक संकट के रूप में सामने आ गया। सीधी सी बात है कि जब सब कुछ अगर मतलब आयात यानी कि आयात सीमित कर देंगे तो सीधी सी बात है व्यापार संतुलन ज़्यादा हो जाएगा और इससे आर्थिक स्थिति या आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अब आते हैं चौथा कारण है न्यूयॉर्क शेयर बाजार में गिरावट के कारण। अमेरिका में शेयर बाजार में निवेश कर लाभ कमाने की प्रवृत्ति बढ़ी थी। अतः अमेरिकी पूंजीपति यूरोप के पुनः निर्माण के लिए ऋण देने की बजाय अपने ही देश में धन लगाने लगे। अतः अमेरिकी ऋणों पर निर्भर यूरोप में संकट से घिर गया। इसी समय अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई और बड़ी संख्या में पूंजीपति दिवालिया हो गए। इस कारण अमेरिकी धन पर निर्भर यूरोप के अनेक बैंक एवं वित्तीय संस्थान संकट में पड़ गए। बैंक बंद होने लग गए। इससे लोगों में भय और अविश्वास बढ़ गया। अतः राष्ट्रों के निवासी अपनी जमा पूंजी भी बैंकों से निकालने लग गए। फलतः आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई। इन सब का सम्मिलित परिणाम हुआ आर्थिक संकट, जिसे महामंदी भी कहा जाता है। वह उजागर हो गया। अब आते हैं आर्थिक मंदी को दूर करने के उपाय के बारे में, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो राष्ट्रपति हुबर की योजना क्या थी। अमेरिकी राष्ट्रपति हुबर ने 1931 में आर्थिक संकट के समाधान के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को 1 वर्ष के लिए रोकने की बात की गई, किंतु यह योजना क्रियान्वित नहीं हुई। अब आते हैं दूसरे वाले पर, लंदन बैठक जिसे कहा जाए। आर्थिक संकट पर विचार करने के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 60 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में राज्यों द्वारा संरक्षणवादी नीति यानी कि आयात प्रतिबंध की नीति को समाप्त कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया, जिससे कि विश्व व्यापार में वृद्धि हो सके। किंतु सम्मेलन किसी सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच सका, अतः प्रयास असफल हो गए। अब तीसरा देखते हैं, जो कि है रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए 1933 में एक विशेष योजना बनाई। रूजवेल्ट ने कहा कि हमारे भीतर भय की एक ऐसी भावना है जो हमें भयभीत कर रही है। इस भय को दूर करने के लिए मैं देश को एक नया व्यवहार या न्यू डील दूंगा। इसी क्रम में रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस का आपात अधिवेशन बुलाया, जो 100 दिन तक चला।
इसके तहत अनेक आर्थिक सामाजिक अधिनियम पारित किए गए। इन्हें ही सम्मिलित रूप से न्यू डील कहा गया। आइए अब न्यू डील के मतलब विभिन्न नीतियाँ जो जो थी उनके बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहली थी औद्योगिक नीति। औद्योगिक क्षेत्र को संकट से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन एवं व्यापार की को गतिशील बनाना था। इसके तहत मजदूरी में वृद्धि करना, काम के घंटों की कमी करना आदि शामिल था। इसके तहत एक ऐसी प्रशासनिक संरचना का निर्माण हुआ जिसमें पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं क्रय शक्ति में वृद्धि का प्रयास किया गया। इन प्रयासों से एक वर्ष के भीतर ही रोजगार में 37% की वृद्धि देखी गई, तो मजदूरी में 25% की वृद्धि हुई। अब आते हैं इसकी दूसरी वाली नीति, जो कि कृषि नीति थी। कृषि संबंधी निजी नीति के तहत 1933 में कृषि समायोजन कानून बनाया गया, जिसके तहत किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया और उन्हें कपास, गेहूं एवं तंबाकू के उत्पादन पर विशेष छूट दी गई। इन प्रयासों से किसानों की आय में 2 वर्ष के भीतर ही 2 गुनी वृद्धि हो गई। अब आते हैं तीसरा यानी कि सामाजिक नीति के बारे में। अमेरिकी संघ ने एक सामाजिक पुनरुत्थान अधिनियम पारित किया, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर राज्यों को प्रत्यक्ष अनुदान देने की घोषणा की गई। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन, असमर्थ लोगों के को सहायता प्रदान करना आदि पर खर्चा करने के लिए कहा गया। बेरोजगारी दूर करने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसके द्वारा बेरोजगारों को सार्वजनिक निर्णय तो नहीं कहा जा सकता कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में नियोजित करने की व्यवस्था की गई। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र आवास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य आवास सुविधा के लिए लोगों को ऋण प्रदान करना था। इससे निर्माण कार्य को बढ़ावा मिला। इसी तरह टेनेसी घाटी परियोजना की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत नदी घाटी क्षेत्र का विकास कर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर बल दिया गया। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लोगों में समृद्धि आई व रोजगार के अवसर बढ़े। अब आते हैं न्यू डील की समीक्षा पर। न्यू डील के अंतर्गत अपनाई गई विभिन्न नीतियों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, औद्योगिक, बैंकिंग आदि में राहत महसूस की गई। कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, फलतः भय व निराशा का वातावरण समाप्त हो गया, जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाल दिया। रूजवेल्ट का यह कार्यक्रम इस रूप में भी नया व्यवहार था कि इसके तहत पहली बार किसी पूंजीवादी सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को इतना अधिक नियंत्रित किया। वस्तुतः न्यू डील सरकारी नियंत्रण का एक रूप बन गई। यह सरकारी नियंत्रण पूंजीवाद को संकट में से बाहर निकालने के लिए किया गया। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम हस्तक्षेप की नीति के पतन को प्रदर्शित करता है, पूंजीवाद की समाप्ति को नहीं। वस्तुतः अमेरिकी सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया, किंतु दूसरी तरफ निजी संपत्ति की अवधारणा बनी रही। उत्पादन के संसाधन व वितरण पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ। इस दृष्टि से पूंजीवाद की समाप्ति भी नहीं हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।